अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। वहशी माँ बिन्ते सज्जाद, किस्त नंबर 5। अपनी जान बचाकर वो मिर्ज़ा हवेली पहुंचा था, लेकिन हवेली के दरवाजे को अंदर से बंद पाकर उसे अपनी जान की एक बार फिर से फिक्र सताने लगी। अबे जॉन, क्या ज़रूरत थी मौत के मुंह में जाने की? इतनी पड़ी थी तुझे दोस्ती निभाने की। उसने राही के कमरे की खिड़की की तरफ देखते हुए हम कलामी की और ख़ुद को कोसा। कमरे की लाइट ऑन थी, मतलब वो जाग रहा था। जॉन ने किसी चीज़ की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई और फिर उसे अपनी मतलूबा चीज़ के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि गेट के दाएं जाने पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। फजर का वक्त करीब था। आसमान पर जामनी अंधेरा छाने लगा था। जॉन एहतियात से चलकर पत्थरों के ढेर तक गया और वहां से 2-3 दरमियाने साइज के पत्थर उठाए। वो बहुत चकन्ना होकर वापस गेट के पास आया। उसे डर था कि कहीं गार्ड्स ना जाग जाएं। अपनी जगह पर वापस आते ही उसने राही के कमरे का निशाना बांधकर एक के बाद एक तीनों पत्थर खिड़की की जानिब फेंके और इसी वक्त फिजा में कांच टूटने की आवाज़ बुलंद हुई तो जॉन अपनी जगह से उछल पड़ा। इससे पहले वो कुछ करता, खिड़की पर कोई नमूदार हुआ था, जिसको देखकर जॉन ने बेसाख्ता अपने माथे पर पसीना साफ किया था। कुछ ही देर में हवेली का गेट खुला और जॉन साहब एक शान से कंधे चौड़े करके ऐसे दाखिल हुआ जैसे कोई सल्तनत फतह करके आ रहा हो। गार्ड्स ने उस पर एक नज़र डाली और दोबारा गेट बंद कर दिया। वो तकरीबन भागता हुआ हवेली के अंदर गया और बगैर किसी की जानिब देखे सीधा ऊपर राही के कमरे की जानिब भागा। वो जो पानी पीने आई थी और अचानक कांच टूटने की आवाज़ से राही के कमरे की जानिब जा रही थी। जॉन को आंधी तूफान की तरह उसके कमरे में जाता देखकर वहीं पर ही रुक गई। ऐसी भी क्या चलती थी जो मैं इसे नजर ही नहीं आई? परीक्षा बड़बड़ाई और उसने कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ा दिए ताकि पानी का जग कमरे में रखकर राही के कमरे में रेत डाल सके। तुम्हारी वजह से आज मैं मरते मरते बचाऊं, जॉन ने कमरे में दाखिल होते हुए ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, जबकि मुकाबले पर इस बात का जैसे कोई असर ही नहीं हुआ और वह वैसे ही पुरसकून चेहरे पर सख्त तासुरात लिए खड़ा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर कि तुम बच गए, हालांकि तुम्हें मर जाना चाहिए था। राही ने उसकी जानिब गुस्से से कदम बढ़ाते हुए कहा तो जॉन उसे अपनी जानिब आता देखकर पीछे को कदम उठाने लगा। राही, ये क्या कह रहे हो? मैं इकलौता दोस्त हूँ तुम्हारा। जॉन की हालत पतली हो रही थी। वो राही के गुस्से से बहुत डरता था, तभी दहाई देने लगा। बेवकूफ़ इंसान, ये फ़ोन क्या हर वक्त गेम खेलने के लिए रखा हुआ है? पास कॉल नहीं कर सकते थे? राही इसके सर पर पहुंचकर धाड़ा और उसके फ़ोन को इसकी जेब से निकालकर दीवार पर दे मारा, जबकि वो बेचारा अपने 2 दिन पहले लिए गए नए फ़ोन की हालत देखकर सदमे में चला गया। अक्ल के अंधे, अगर ये कांच मुझे लग जाता या जो तूने 5-5 किलो के पत्थर फेंके थे इनमें से कोई मुझे लग जाता ना, तो रियाज तो तुझे बाद में मारकर पहले तेरा कचूमर मैं बनाता। राही ने उसकी गद्दी पर मुक्का जड़ते हुए कहा तो जॉन बेचारा दर्द से कराह उठा। मुझे लगा शायद ऐसे तुम्हें पता चल जाए, और वैसे भी तुम कौन सा मेरी कॉल्स उठाते रहते हो? वो भूखे कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़े थे और मैं वहाँ खड़ा होकर तुम्हें कॉलें करता। वाह, जॉन ने इससे दूर होते हुए कहा और पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगा। काश आज तुम इन भूखे कुत्तों के हाथों मर ही जाते। काश। राही ने महज उसे छेड़ने के लिए ठंडी आह भरकर कहा, जैसे कोई बहुत बड़ा ख्वाब टूट गया हो। ठीक है, सुना लो बातें। मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं वहाँ क्या देख कर आया हूँ। जॉन ने जग से ग्लास में पानी उंडेलते हुए बड़ी बेनियाजी से कहा, जबकि इसकी बात पर राही का कहकहा बुलंद हुआ। हाँ, और जैसे मैं ये रात ज़्यादा देर तुम्हारे पेट में रहने नहीं दूंगा। राही ने सोफे पर एक शान से बैठते हुए कहा। इसका पूरा कमरा डार्क ब्राउन और ग्रे रंग से सजा हुआ था। वहाँ की हर चीज़ में दोनों रंगों का इम्तजाज था, चाहे वो दीवारों का रंग हो या फिर अलमारी का। इसके कमरे में हर चीज़ बड़ी नफासत से रखी गई थी। कमरे के बाएं जाने वाली दीवार ख़ास तौर पर बंदूकों के लिए मुतय्यन की गई थी, जिस पर इस वक्त जदीद तर्ज की 4 जबकि पुराने ज़माने की 2 बंदूकें लटकी हुई थीं। इसी दीवार के एंड सामने वाली दीवार पर 2 बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थीं। एक थी राही मिर्ज़ा बलोच की, जबकि दूसरी थी इसके बाप रईस बलोच की। जॉन ने पानी पीने के दौरान सारे कमरे को एक तनकीदी नज़र से देख लिया था और अब वो राही के पास सोफे पर बैठने ही लगा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। जाओ देखो कौन है। राही ने उसे खड़ा देखा तो बगैर वक्त ज़ाया किए फ़ौरन बोला, होगी मेरी सौतन, और कौन हो सकता है? आधी रात को वही चुड़ैलों की तरह घूम रही थी हवेली में।
जॉन ने काफ़ी बेजारी से कहा और दरवाज़ा खोलने चला गया। परीक्षा को वो राही के कमरे में आते हुए देख चुका था, लेकिन उसने जानबूझकर उसे नज़रअंदाज किया था। हेलो, मुझे उम्मीद है मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया होगा। जॉन के दरवाज़ा खोलते ही वो उसे हाथ से साइड पर करती अंदर चली आई, जबकि उसके पीछे खड़ा जॉन इसको देख देख कर बुरी शक्लें बना रहा था, जिसको देखते ही राही के लिए अपनी हंसी पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। अरे नहीं नहीं, तुमने कहाँ डिस्टर्ब किया? अभी तो बस सुबह के 5 ही बजने वाले हैं। राही ने अपना चेहरा उसकी जानिब मोड़ कर लिया, जो वो अब जॉन को देखने से इज्तनाब कर रहा था। तुम तंज कर रहे हो राही? परीक्षा को गोया राही की बात पसंद नहीं आई थी, तभी खौफगी से बोली। अरे वाह परी, तुम तो अक्लमंद हो गई हो। जवाब राही की बजाय पीछे खड़े जॉन ने दिया था। तुमने अगर अपनी ज़बान बंद न की तो मैं तुम्हें परी से चुड़ैल बनकर दिखाऊंगी। परीक्षा ने इसकी जानिब रुख मोड़कर कहा तो वही बड़बड़ाकर चुप हो गया। कोई काम था तुम्हें परी? राही ने उसके मुकाबिल खड़े होते हुए पूछा। नहीं, काम तो नहीं था। वो इस उल्लू को इतनी रात को आंधी तूफान की तरह तुम्हारे कमरे में आता देखा तो बस खैरियत मालूम करने चली आई। परीक्षा ने इंतहाई इत्मीनान से जॉन को उल्लू कहकर इसके मुंह का बेड़ा गर्क कर दिया था। वो तो बस गुस्सा पी कर रह गया, सिर्फ राही की वजह से। हाँ, सब खैरियत है, अब तुम जाओ अपने कमरे में। राही ने उसे हाथ से जाने का इशारा किया तो वह अपनी चुटिया हाथ में घुमाते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ गई, लेकिन जाते जाते वो जॉन को मुंह चढ़ाना नहीं भूली थी। इसके जाते ही जॉन ने इतनी जोर से दरवाज़ा बंद किया कि राही को उसे घूरना पड़ा। आखिर तुम्हें मसला क्या है परीक्षा के साथ? राही ने उसके सामने आंखों में आंखें डालकर पूछा। वो मेरी सोतन है और तुम्हें पता होना चाहिए कि सोतन के साथ कोई एक मसला नहीं, मसाइल होते हैं। जॉन ने खालिस जनाना अंदाज अपनाते हुए अपना दुखड़ा बताया, जैसे कोई बेचारी औरत अपनी सोतन की साजिशों से तंग हो। पागल, मर्दों की सोतनें नहीं होती हैं। राही ने अपने पेट पर हाथ रखते हंसते कहा, जबकि जॉन इसकी हौनकब बना देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर ऐसी क्या बात कर दी कि राही को इतनी हंसी आ रही थी। क्यों, मर्द इंसान नहीं होते? कुछ देर बाद जब राही की हंसी थोड़ी कम हुई तो जॉन ने दोबारा कहा, देख मेरे भाई, मर्द इंसान होते हैं लेकिन इनकी सोतन नहीं हो सकती। सोतन सिर्फ औरत की होती है, वो भी एक औरत ही। राही ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़ी हमदर्दी से समझाते हुए कहा, जिस पर जॉन ने महज सर हिला दिया। परीक्षा राही के छोटे चचा अनीस बलूच की इकलौती बेटी थी, जिसकी मंगनी उन्होंने बचपन में ही राही से कर दी थी, जिस पर राही ने तो कोई एतराज़ नहीं किया था, न तब और न अब। उसे जैसे इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। जॉन से दोस्ती राही की इटली में हुई थी। दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से अपना अपना मास्टर्स मुकम्मल किया था। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद राही अपने चचा के कहने पर पाकिस्तान वापस चला आया था, क्योंकि इनका मानना था कि अब वो बूढ़े हो रहे हैं और 18 कबीलों को एक साथ नहीं संभाल सकते, इसलिए वो अब सारी जिम्मेदारी इस पर डालना चाहते थे। लेकिन राही मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान नहीं आया था। उसने वहाँ इटली और ऑस्ट्रेलिया में अपनी बिजनेस शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो अक्सर वहीं रहता था। लेकिन हर महीने पाकिस्तान आना उसने अपना मामूल बना लिया था, जिस पर वो काफ़ी अरसा कायम रहा। लेकिन फिर अपने काम की मसरूफियत बढ़ने की वजह से वो अब 4 महीने बाद वापस आया था, और इसके साथ जॉन भी था, जो इसका बिजनेस पार्टनर भी बन चुका था। रियाज का सारा माल पुराने डेरे पर पहुंच चुका है। जॉन ने सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है वो अब आगे माल सप्लाई करेगा तुम्हारे यहाँ होते हुए? जॉन एकदम सीधा होकर बैठ गया और इससे पूछा, जो किसी सोच में गुम था। मुझे इसकी जहनीत का पता अलबत्ता अपनी जहनीत का पता है। कल सुबह होने से पहले ही पुराने डेरे का नामो निशान नहीं होना चाहिए इस गांव में। राही ने नहायत बेरहमाना और हुक्मिया लहजे में कहा और खिड़की में जाकर खड़ा हो गया। तुम्हारा दिमाग ठीक है? करोड़ों का नहीं, अरबों का माल है इस डेरे पर, और तुम कह रहे हो कि मैं इस डेरे का नामो निशान तक मिटा दूं? जॉन को उससे इतनी सफाकियत की उम्मीद नहीं थी। तभी वो इसको समझाने वाले अंदाज में डरते डरते बोला, ये सरदार राही मिर्ज़ा बलोच का हुक्म है। अगर तुम पूरा नहीं करोगे तो कोई और कर देगा, लेकिन याद रखना, फिर सिर्फ इस डेरे का नहीं, तुम्हारा नाम निशान भी मिट जाएगा, जॉन फ्रैंकलिन। राही ने अपनी असली रूप में आते हुए पत्थर जैसे सख्त लहजे में कहा, जबकि इसकी धमकी पर जॉन तो कुछ लम्हों के लिए कोमे में ही चला गया। तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो राही? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जॉन ने एहतजाजन कहा, जैसे इसे राही से इस बात की तवक्को ही ना हो। पहली बात, मैं धमकियां देने में वक्त ज़ाया नहीं करता।
फ़ौरन अमल करता हूँ। और दूसरी बात, इस गाँव के लिए मैं तुम्हें क्या, अपने घर वालों के लिए भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब जो मैंने कहा वो करो। राही ने उसे सोफे से खड़ा होते हुए कहा, फिर इसके कंधों से नादीदा धूल साफ की और दरवाजे की जानिब इशारा किया। मोहब्बत में बेवफाई का सुना था, लेकिन दोस्ती में बेवफाई आज सुन ली और देख भी ली। जॉन जो जाते जाते पलटकर अपने नकली आंसू साफ करते हुए बड़ी दिलगिरफ्तगी से बोला, जबकि इसकी बात पर राही अपनी बंदूक की जानिब बढ़ा। उसे ऐसा करता देखकर जॉन गधे के सर से सींग की तरह गायब हुआ था और इसकी इस हरकत पर कमरे में राही का दिलफरेब कहकहा बुलंद हुआ। फिर वो अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया। अभी इसे और भी बहुत से ज़रूरी काम करने थे। जाने से पहले आज रात की फ़्लाइट थी इसकी। वो वापस इटली जा रहा था। शाम होने वाली थी। मिरहा अपने ज़रूरी लेक्चर्स लेकर वापस घर चली गई थी और अब आईने के सामने खड़ी होकर बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। नीली जीन्स पर काले रंग का शॉर्ट फ्रॉक पहने, गले के गिर्द दुपट्टा लपेटे, वो बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। खुद को एक आखिरी बार शीशे में देखकर वो बेड पर बैठकर जोकर्स पहनने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने सर उठाकर पहले घड़ी की जानिब देखा, फिर दरवाजे की जानिब। उठकर गई। वो जानती थी कि कौन आया है। शुक्र है तुम्हें याद था कि आज तुम भी मेरे साथ जा रही हो। मिरहा ने दरवाज़ा खोलते ही सामने खड़ी कोमल को लताड़ा था, लेकिन मिरहा के लहजे के बरक्स पर मुस्कुराई और उसके गले मिली। आ तो गई हूँ, और अब मुझे पता है तुम अपने साथ लेकर क्यों जा रही हो। कोमल ने इससे अलग होते हुए कहा और सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गई, जबकि मिरहा उसे खामोशी से घूरे जा रही थी। क्यों लेकर जा रही हूँ मैं, बताओ ज़रा। मिरहा ने दोनों बाजू कमर पर लड़ाका औरतों की तरह रखकर तीखे लहजे में इससे इस्तफसार किया। इसलिए कि अगर उस दिन की तरह तुम्हारा वो डड्डू कज़न और किडनी के प्रोफेसर तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं गायब हो गए तो तुम डरो नहीं। कोमल ने इसके मुकाबिल खड़े होते हुए हाथ झलाकर कहा, और इसके इस तरह कहने पर मिरहा हंसी और हंसती चली गई। बस कर दो मिरहू, मैंने ना तुम्हारी हंसी का दीवाना हो जाना है। कोमल को ऐसा हंसते हुए देखा तो बाकायदा हाथ जोड़कर कहा और इसकी हंसी को ब्रेक कर लगी। वैसे तुमने सही अंदाज़ा लगाया, तुम्हें साथ ले जाने की एक ये भी वजह है। मिरहा ने अलमारी से अपना बैग निकालते हुए कहा और बगैर कोमल की कोई बात सुने इसका हाथ पकड़कर नीचे चली आई। इन दोनों के नीचे आते ही बाहर पोर्च में एक गाड़ी आकर रुकी। मिरहा की आंखें खुशी से चमक उठी, जिनकी चमक दरवाजे से दाखिल होते हुए असफंद और राहित से मख्फी न रह सकी। वो दोनों इस वक्त इस एक लड़की की आंखों को ही देख रहे थे, लेकिन दोनों ही अनजान थे कि एक ही लड़की को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मिरहा और कोमल ने एक साथ सलाम किया तो वो दोनों चौंके। हालांकि वो बाहर से आए थे, इन्हें सलाम में पहल करनी चाहिए थी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप दोनों। राहत ने फ़ौरन ही खुद को संभाला और उसके पास जाकर बोला, सारा और रिमशा एकेडमी गई हुई थीं, जबकि सजाद साहब अभी ऑफिस से आए ही नहीं थे। हम ठीक है, आप आए बैठे। मिरहा ने एक अच्छे मेज़बान का फ़र्ज़ निभाते हुए कहा और राहित को बैठने का कहा। मैं अम्मा को बुला कर लाती हूँ। मिरहा कोमल को इनके पास छोड़कर खुद लॉन की जानिब भागी, जहाँ शाइस्ता बेगम बैठी चाय पीने में मशगूल थी। मिरहा को अपनी जानिब आता देखकर वो खुश हुई। इनकी आंखों में ठंडक पड़ गई थी अपनी बेटी को ऐसे हंसते हुए देखकर। अम्मा, असफी आया है और इनके साथ हमारे प्रोफेसर भी हैं, और जिनके साथ हम घूमने गए थे। मिरहा ने झुककर घुटनों पर हाथ रखकर कहा। भागने की वजह से इसका सांस फूल चुका था। ये तो अच्छी बात है, तुम चलो मैं आती हूँ, उन्होंने चाय की प्याली मेज़ पर रखते हुए कहा और उठ खड़ी हुई। मिरहा जाने के लिए मुड़ी तो उन्होंने उसे रोक लिया, जिस पर उसने सवालिया नज़रों से माँ की जानिब देखा। उन्होंने सर नफ़ी में हिलाया और इसकी पेशानी को चूमा, जिस पर मिरहा खिलखिला उठी। लव यू अम्मा, मिरहा ने उनके गिर्द बाजू हायल करते हुए कहा। लव यू टू बच्चे, उन्होंने प्यार से इसके दोनों गालों को बारी बारी चूमते हुए कहा तो हंसती हुई इनसे अलग हुई और अंदर की जानिब बढ़ गई। शाइस्ता बेगम से मिलने के कुछ देर बाद ही वो चारों घूमने के इरादे से उठ खड़े हुए। अच्छा आंटी, इजाज़त है, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। राहिद ने इनके सामने कंधे झुकाकर कहा तो उन्होंने बड़ी शफकत से इसके कंधे पर हाथ रखा। ज़रूर बेटा, आपका जब दिल करे आ जाना, उन्होंने अपने मखसूस नरम और ठहरे हुए लहजे में कहा, जिस पर राहिद ने सिर्फ सर इस्पात में हिलाने पर ही इक्तफा किया। अब हम जाएं अम्मा, मिरहा ने इनसे गले लगते हुए बड़े लाड से पूछा। इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो वहाँ खड़े दो नफूस को दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट लग रही थी। वो दोनों इसे ही देखे जा रहे थे जो शाइस्ता बेगम के साथ लगे जाने कौन सी बात कर रही थी, और कोमल की नज़रें राहिद और असफंद की नज़रों के ताक़ुब में देख रही थी। उसने बमुश्किल अपनी हंसी छुपाई
उसे मिरहा को तंग करने का एक और मौका मिल गया था। तकरीबन 5 मिनट बाद इनकी गाड़ी पोर्च से निकल रही थी। शाइस्ता बेगम ने दूर तक इनकी गाड़ी को देखा और फिर दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। इस प्रोफेसर का काम तमाम मैं खुद करूँगा, तुम बस उसे ठिकाने लगाओगी। ब्लैक शैडो ने कुछ देर पहले कॉल करके उसे बताया था। पहले तो वो हैरान हुई कि अभी कल तो वो ऐसे कहकर गया था कि उसे प्रोफेसर का मुर्दा वजूद चाहिए, और आज खुद तैयार बैठा था अपनी दरिंदगी दिखाने के लिए। जैसा आप कहें, मुझे लोकेशन भेज देना आप, अनीका ने उससे कहा, और अब वो अपने ख़ास हुलिये में तैयार खड़ी थी, ब्लैक पैंथर के हुलिये में, क्योंकि अब कभी कभी इसका बुलावा आ सकता था और वो अपनी वजह से ब्लैक शैडो को किसी किस्म की परेशानी नहीं देना चाहती थी। मैसेज की रिंगटोन पर वो सोचों से निकली और फ़ोन उठाकर देखा, जिस पर एक मैसेज जगमगा रहा था। लेकिन वो मैसेज ब्लैक शैडो ने नहीं भेजा था, वो जोसेफ ने भेजा था, जो फैसलाबाद के मशहूर इलामा इकबाल लाइब्रेरी की लोकेशन थी। वो तलखी से हंसती, से आंखों में नमी भी चमकी। तो उसने मुझे एक मैसेज करने के काबिल भी नहीं समझा, उसने दिल ही दिल में सोचा, और फिर अपने काले रंग का बैग उठाती हुई कमरा लॉक करके नीचे रिसेप्शन में आ गई। वहाँ उसने अपने कमरे की चाबी दी। वो जानती थी कि वो इससे पहले का होटल से निकल चुका है और कमरे की चाबी भी यकीनन वो वापस कर चुका होगा। उसने मैनेजर की अलविदाई कलमात पर मुस्कुराकर इसका शुक्रिया अदा किया और बाहर की जानिब बढ़ गई। स्याह आंखों पर अब चश्मा लग चुका था। वो काली जीन्स के साथ काले ही टॉप पहने हुए थी और उसके ऊपर काले ही रंग की लेदर की जैकेट। पार्किंग में खड़ी उसने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और लम्हों में आंखों से ओझल हो गई। अपने पीछे धुआं और गुबार का एक तूफान छोड़े। वो चारों इस वक्त इलामा इकबाल लाइब्रेरी के सामने खड़े थे। राहिद ने आंखों से चश्मा उतार कर इस तारीखी इमारत को देखा। सुरमई आंखों में इमारत को देखकर सताइशी सा तासुर उभरा। ब्यूटीफुल। इसके पास इस इमारत को सराहने के लिए अल्फाज ही नहीं थे। वो बस इतना ही कह पाया। आज उसने अपनी एलर्जी से बचने का इंतज़ाम पहले से कर रखा था। वो गाड़ी से मास्क पहनकर ही उतरा था, वरना उसने छींक छींक कर आसमान सर पर उठा लेना था। मिस मिरहा सज्जाद, आप कुछ इस लाइब्रेरी की तारीख के बारे में बताना पसंद करेंगी? उसने अपनी दाएं जानिब खड़ी मिरहा को मुखातिब किया। हमेशा की तरह सुरमई आंखों की चमक बढ़ी थी। बादामी आंखों को देखते हुए राहिद की बात पर वो मुस्कुरा दी। ज़रूर। तो ये लाइब्रेरी शायर मशरक डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल के नाम पर बनाई गई थी। उन्होंने ही 2 कौमी नज़रिया पेश किया था, जिसकी बदौलत आज हम अपने इस अलग मुल्क में आज़ादी से जी रहे हैं। लेकिन मुझे इसकी तामीर का साल याद नहीं है, क्योंकि मैं कौन सा तब पैदा हुई थी। सारी बात संजीदगी से बताकर आखिरी बात पर वो कोमल के हाथ पर हाथ मारकर हंसती। पहले तो राहिद को समझ में नहीं आई कि वो क्यों हंस रही, लेकिन जब असफर ने इसके कान में कुछ कहा तो उसके लब भी खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढल गए। इससे पहले कि वो लोग लाइब्रेरी में दाखिल होते एकदम वहाँ भगदड़ मच गई। लोगों ने बाहर की समत भागना शुरू कर दिया, जबकि वो चारों हक्का बक्का खड़े सूरत हाल समझने की कोशिश करने लगे। मिरहा ने कोमल का हाथ मजबूती से थाम लिया। बादामी आंखों में खौफ वासे था। इस तरफ चलें आप तीनों। असफर ने इनके आगे चलते हुए ने बाहर की सिमत जाने का इशारा किया। मिरहा कोमल का हाथ थामे तेजी से गेट की जानिब बढ़ी। असफर ने मुड़कर देखा तो राहिद वहां नहीं था। उसे अचानक परेशानी ने आन घेरा। आखिर वो अब कहाँ जा सकता था? लोगों का एक हजूम था जो गेट की जानिब भागा जा रहा था। किसी ने इन्हें कहा था कि लाइब्रेरी में बम नस्ब किया गया है, जो अगले 5 मिनट के अंदर फटने वाला है। असफर ने अपने कदम पीछे की जानिब बढ़ाने शुरू कर दिए। वो राहिद को यहाँ बनने के लिए छोड़ नहीं सकता था, और वो किसी हद तक मुतमईन भी था कि उसने कोमल और मिरहा को यहाँ से भेज दिया था। लेकिन वो नहीं जानता था कि लोगों के इस हजूम की धक्कम पैर की वजह से मिरहा के हाथ से कोमल का हाथ छूट चुका था। मिरहा ने सहमी हुई नज़रों से चारों तरफ देखना शुरू किया। थोड़े फासले पर उसे कोमल नजर आई तो वो लोगों के दरमियान से जगह बनाती उस तक रसाई हासिल करने की कोशिश करने लगी, जबकि दूसरी जानिब राहिद ब्लैक शैडो के शिकंजे में आ चुका था। लाइब्रेरी में बम मौजूद होने की अफवाह उसने ही फैलाई थी ताकि आसानी से अपने शिकार तक पहुंच सके। राहिद की आंखों में पट्टी बंधी थी। वो इसे वहीं लाइब्रेरी की पिछली तरफ ले गया था, जहां किसी भी जानदार का नामो निशान भी नहीं था। राहिद की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है। और फिर देखते ही देखते ब्लैक शैडो ने अपने खंजर से उसके सीने पर बाएं जानब वार किया, वो भी इतनी शिद्दत से जैसे इसका दिल निकाल लेना चाहता हो। एक कराह राहिद के मुंह से निकली और दूसरा वार ब्लैक शैडो ने इसकी शारक पर किया। वो सुरमई आंखें जो मिरहा की बादामी आंखों में अपना आप वार चुकी थी, वो राहिद अरसलान की सुरमई आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। ब्लैक शैडो ने आगे बढ़कर राहिद की आंखों से पट्टी उतारी।
پھر اس کی شرٹ سے اپنا خنجر صاف کرتے اس نے راہد کے مردہ وجود کو ٹھوکر ماری۔ وہ جانے کے لیے جیسے ہی پلٹا اس کی سب آنکھوں میں خون اتر آیا، کیونکہ ایک لڑکی اسے راہد کو مارتے ہوئے دیکھ چکی تھی، اور وہ اور کوئی نہیں کومل تھی۔ وہ اپنا خنجر بیلٹ میں لگاتا اس کی جانب بڑھا۔ چہرے پر ماسک ہونے کے باوجود بھی کومل کو وہ شخص کہیں سے بھی انسان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں کسی وحشی درندے کی آنکھوں کے جیسی لگ رہی تھیں۔ کومل نے قدم پیچھے لینا شروع کر دیے، پھر اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ مرہا جو اس کے قریب پہنچنے ہی والی تھی اسے دوسری سمت بھاگتے دیکھ کر وہ بھی اسی جانب بھاگ گئی۔ وہ بائیں جانب تھی کومل کی، جبکہ کومل کے سامنے بلیک شیڈو تھا جسے مرہا نہیں دیکھ پائی تھی۔ کومل بھاگتے بھاگتے ایک سنسان جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ رات کے اندھیرے نے ہر چیز کو نگلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ جو ابھی کچھ دیر پہلے اس نے دیکھا تھا اسے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس پر کیسا رد عمل دے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک جیتے جاگتے انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ اس نے مرہا کو کال کرنے کے لیے اپنا بیگ سنبھالا تو اسے یاد آیا کہ اس کا بیگ تو بھگدڑ کے دوران کہیں گر گیا تھا۔ اب وہ واپس وہاں جا کر اسفند اور مرہا کو یہ سب نہیں بتا سکتی تھی۔ اس جگہ پر آبادی ذرا کم تھی، اور سڑک کنارے بس ایک پول ہی لائٹ تھی جس کی مدھم روشنی میں سے دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے شکار کے پیچھے نہیں جاتا، شکار خود میرے پاس آتا ہے۔ وہ تھک کر کا دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھنے ہی والی تھی جب کسی کی بھاری آواز اور پرسرار آواز پر اس کا دل حلق میں آ گیا۔ بھلا اس وقت وہاں کون آ سکتا تھا سوائے اس شخص کے جس کو قتل کرتے ہوئے وہ دیکھ چکی تھی۔ کومل ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور پول لائٹ کی مدھم سی روشنی میں اس نے آواز کی سمت دیکھنا چاہا تو اس کے بائیں جانب وہ کھڑا تھا، جو سر سے پاؤں تک سیاہ تھا جیسے رات کا ہی حصہ ہو۔ چہرہ ماسک سے چھپا ہوا تھا، اور اتنی کم روشنی میں وہ اس کی آنکھیں بھی غور سے نہیں دیکھ پائی تھی۔ بلیک شیڈو نے قدم اس کی جانب اٹھانے شروع کیا تو کومل نفی میں سر ہلاتے ہوئے قدم پیچھے لینے لگی۔ اس نے بھاگنا چاہا لیکن اس کی ٹانگوں نے جیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ قدم پیچھے لیتے ہوئے ہی سڑک پر پڑے پتھر سے ٹکرائی اور گر پڑی، اور وہ لمحے میں اس کے سر پر پہنچا تھا۔ عین واحد پول لائٹ کے نیچے بلیک شیڈو اس کی جانب جھکا تو کومل نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ اسے ایسا کرتا دیکھ کر بلیک شیڈو کے ذہن کے پردے پر کوئی لہرایا تھا، وہ جس کی بادامی آنکھوں نے ایک پل کے لیے تو بلیک شیڈو کو بھی مدبوط کر دیا تھا۔ آنکھیں کھولو، انہی آنکھوں سے دیکھی ہے نا تم نے میری درندگی؟ ہاں، کھولو آنکھیں۔ بلیک شیڈو نے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا تو وہ درد سے کراؤ تھی، لیکن آنکھیں نہیں کھولی۔ مجھے جانے دو پلیز، میں نے کچھ نہیں دیکھا پلیز۔ کومل نے آنکھیں کھولے بغیر ہی کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں موجود خوف کو محسوس کرتے ہوئے بلیک شیڈو کا کہا بلند ہوا، جو اتنا خوفناک تھا جیسے کوئی جنگلی درندہ اپنے شکار کو مارنے سے پہلے جیت کے نشے میں ہنستا ہے۔ بالکل ویسے ہی مرہا جو کومل کو ڈھونڈ رہی تھی کسی کے ہنسنے کی آواز پر اسی سمت بھاگی جہاں سے ہنسنے کی آواز آئی تھی، لیکن کسی اجنبی کو کومل کے پاس کھڑا دیکھ کر وہ رک گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کرے، اور اتنی ہمت کر کے یہاں تک اکیلی آ تو گئی تھی، لیکن اب اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے موبائل کو نکالا اور اسفند کا نمبر ڈائل کرنے لگی، لیکن شاید جس علاقے میں وہ تھیں وہاں سگنل کا مسئلہ تھا، تبھی کئی بار کوشش کرنے کے باوجود بھی اسفند سے رابطہ نہیں کر پائی۔ معاف کر دوں، میں بلیک شیڈو ہوں اور مجھے بس ایک قسم کی ہی معافی دینی آتی ہے، جیسے اس پروفیسر کو معاف کیا تھا تمہیں بھی ویسے ہی معاف کرتا ہوں۔ بلیک شیڈو نے اپنا خنجر نکالا اور بغیر ایک لمحے کی تاخیر کیے اس کے کومل کی دونوں آنکھوں میں باری باری گھونپ دیا۔ پورا علاقہ کومل کی دل خراش چیخوں سے لرز اٹھا۔ مرہا جو اسفند کا نمبر ملانے میں لگی ہوئی تھی کومل کی چیخوں پر، اس نے سامنے دیکھا جہاں کومل زمین پر پڑے دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھے تڑپ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کی جانب بڑھنے لگی، لیکن اس کے پاس بیٹھا شخص کچھ کہہ رہا تھا۔ انہی آنکھوں سے دیکھی تھی نا درندگی بلیک شیڈو کی، تو بس جو بلیک شیڈو کی درندگی دیکھ لے اس پر موت واجب ہو جاتی ہے۔ مرہا نے جب یہ آواز سنی تو اسے وہ سبز آنکھوں والا نقاب پوش یاد آیا۔ اس نے قدم کومل کی جانب بڑھائے، لیکن اس سے پہلے وہ اس تک پہنچتی بلیک شیڈو نے کومل کو اٹھایا اور پھر خنجر کے ایک کے بعد ایک کئی بار اس کی گردن پر کر کے اسے معاف کر دیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی مرہا چیخی۔ اس کی چیخ اتنی اونچی تھی کہ بلیک شیڈو کو پہلی بار کسی اور کے وہاں موجود ہونے کا احساس ہوا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کو وہ ایک لمحے سے پہلے پہچان گیا تھا۔ اس کے ہاتھ اس وقت خون آلود تھے، سڑک پر خون ایسے بہہ رہا تھا جیسے کسی نے کوئی جانور ذبح کیا ہو۔
परी? मिरहा को देखते उसने ज़ेरे लब कहा। वो यहाँ क्या कर रही थी? वो नहीं जानता था, लेकिन वो बहुत कुछ देख चुकी थी। तो क्या अब मिरहा की मौत भी आ पहुंची थी? कोमल को तो आखिरी सांस लेने तक का भी मौका नहीं दिया गया था। ब्लैक शैडो ने मिरहा भागकर कोमल के पास पहुंची, इसके मुर्दा वजूद को अपनी बाहों में भरा। कोमल, उठो, देखो, तुम्हारी मिरहा आ गई है तुम्हारे पास। मिरहा ने अपनी कांपती आवाज़ पर बमुश्किल काबू पाते हुए कहा और हाथ कोमल की आंखों पर फेरने लगी, जिनमें से खून पानी की मानंद बहे जा रहा था। इसके अपने कपड़े और हाथ खून आलूद हो गए थे। इस वक्त अगर वहाँ कोई और मौजूद होता तो वो मंजर देखकर अपने हवास खो बैठता, शायद मिरहा भी। लेकिन यहाँ इसकी इकलौती दोस्त थी जो मर चुकी थी। इसके सामने वो इसका मुर्दा वजूद अपनी गोद में लेकर बैठी रही। कभी इसकी गर्दन के जख्मों पर हाथ फेरती तो कभी इसकी आंखों पर, जो अब नहीं खुलनी थी। उठो यहाँ से लड़की। काफ़ी देर बाद उसने मिरहा को मुखातिब किया। वो चाहता था कि वो दिल खोल कर मातम कर ले। अभी तो सिर्फ उसने एक लाश देखी थी। अगर वो इस प्रोफेसर की क्या लाश भी देख लेती तो क्या अपने हवास बहाल कर पाती? ब्लैक शैडो ने खुद से इस्तफसार किया। मिरहा ने जैसे उसकी आवाज़ सुनी ही नहीं। वो खामोश बैठी कोमल के बाल सहला रही थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के बाल सहलाती है जब वो इसकी गोद में सर रखकर सो रहा हो। दोनों लाशों को ठिकाने लगा दो। ब्लैक शैडो ने कान में लगे आले के जरिए किसी से राब्ता करते हुए कहा। शायद मुकाबिल ने कुछ पूछा, तभी उसकी सब्ज आंखों में गुस्सा भर गया। वो मेरा सर दर्द नहीं है कि तुम इन लाशों का क्या करती हो। मेरी तरफ से जला दो या अपने पालतू कुत्तों के आगे डाल दो। मुझे 5 मिनट में ये दोनों लाशें यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। ब्लैक शैडो ने हमेशा की तरह सर्द और बर्फीले में लहजे में कहकर आला कान से निकाल कर फेंक दिया। न जाने आसमान पर काली घटाएं कब आई थी और कब खामोश पुरसकून मौसम ने पलटी खाई और एक तारीख तूफानी रात में तब्दील होने लगी। ब्लैक शैडो ने चेहरा आसमान की जानिब किया और फिर पंजों के बल मिरहा के सामने बैठ गया, जो कोमल का मुर्दा वजूद सीने से लगाए खामोश आंसू बहाई जा रही थी। ब्लैक शैडो ने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ करने चाहे, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ उसके चेहरे के करीब लेकर गया, आसमानी बिजली की चमक में उसे अपने हाथों पर लगा खून नजर आया, जिसे देखते ही उसने अपना हाथ फौरन पीछे कर लिया, जैसे अगर वो इन खून आलूद हाथों से छू लेता तो कोई गुनाह हो जाता। उठो यहाँ से। वही पुरसरार लहजा, वही रौबदार आवाज़ मिरहा के कानों से एक बार फिर टकराई तो उसने चेहरा उठाकर अपने सामने बैठे उस शख्स को देखा जिसने उसकी दोस्त को बेरहमी से इसकी आंखों के सामने मार दिया था। मिरहा को ना इस शख्स से डर लगा, ना इस सब वहशत तबकाती आंखों से खौफ महसूस हुआ। वो यकटुक इसकी आंखों में देखे गई, जैसे वो कहीं खो गई हो। ब्लैक शैडो ने से खुद को देखता पाकर एक ठंडी आ भरी और उठ खड़ा हुआ। उठो यहाँ से परी, ये जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं है, और मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। ब्लैक शैडो ने उससे हाथ से पकड़कर अपने मुकाबिल खड़ा किया, फिर उसके बिखरे बालों को उसके ही हाथों के जरिए कान के पीछे अड़सा। मिनहा खाली खाली नजरों से उसे ही देखे जा रही थी। ब्लैक शैडो को लगा वो सदमे में है, तभी अब तक उसके इतने करीब खड़ी है, वरना एक होशो हवास वाला शख्स किसी कातिल के करीब जाने से भी डरे, और वो ऐन सामने खड़ी थी। इसकी आंखों में झांकते हुए ब्लैक शैडो उसे वहीं छोड़कर कदम पीछे की जानिब लेने लगा, जहां अंधेरा था, खूब अंधेरा। वह अंधेरे से आता था और अंधेरे में ही साई की तरह गायब हो जाता था। कौन हो तुम? वह भी बमुश्किल उससे चंद कदम ही दूर गया था जब उसने पहली बार मिरहा की आवाज़ सुनी, जो उससे ही पूछ रही थी। वो मुड़ा नहीं था, लेकिन रुक जरूर गया था। मौत। वो मुस्कुराया और बोला, मौत का साया हूं मैं, और तुम्हारी मौत भी। यहाँ से चली जाओ, इससे पहले मेरे अंदर का वहशी तुम्हें तुम्हारी सांसों से आज़ादी दे दे। उसने अपने मखसूस पुरसरार लहजे में उससे कहा। चल दिया। तुमने कोमल को क्यों मार दिया? मिरहा शायद अपने हवासों में नहीं थी, तभी उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए बोली, जो अंधेरे में खड़ा था। क्योंकि उसने मुझे प्रोफेसर राहिद अरसलान को मारते हुए देख लिया था। न जाने क्यों, मगर वो वहां खड़ा उसके सवालों के जवाब दे रहा था, जिससे बात करते हुए इसकी अपने साथियों की जान जाती थी, जो जबान से ज्यादा अपनी सब्ज आंखों से बातें किया करता था। प्रोफेसर राहिद को भी मार दिया तुमने? मगर क्यों? मिरहा ने ऐन इसके पीछे खड़े होते हुए पूछा, जबकि इसकी आवाज़ इतने करीब से सुनकर वो एक झटके से मुड़ा, जिसकी वजह से वो उससे टकरा गया, लेकिन बैक वक्त उसने खुद को भी संभाल लिया और मिरहा को भी। फिर इसे कंधों से पकड़कर थोड़ा सा खुद से दूर खड़ा किया, क्योंकि वो मेरे और मेरे शिकार के दरमियान आया था। इसकी वजह से मैंने अपने शिकार को नहीं मारा। ब्लैक शैडो ने अपनी सब्ज आंखों को उसकी बादामी आंखों में गाड़ते हुए गुर्रा कर कहा।
جس پر ایک لمحے کے لیے مرحا سہم گئی۔ اسے خود سے خوفزدہ ہوتے دیکھ کر تلخ مسکراہٹ بلیک شیڈو کے لبوں پر چھو گئی۔ پھر اس نے سر جھٹکا۔ تو اب مار لو اپنے شکار کو، تمہارے سامنے کھڑی ہوں میں۔ اب تو نہ راہت بچا ہے نہ کومل جو مجھے تم سے بچا سکے۔ مرحا نے ایک بار پھر قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو پل میں بلیک شیڈو کے چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ سختی آئی اور وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ اس کے اندر کا وحشی جاگ چکا تھا جو اپنے شکار کو سامنے دیکھتے ہوئے اس پر جھپٹ پڑتا تھا۔ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر مرحا رک گئی، لیکن جیسے ہی بلیک شیڈو نے اپنا خنجر نکالا، مرحا کی بادامی آنکھوں میں پہلی مرتبہ خوف اتر آیا۔ اس نے بے ساختہ قدم پیچھے کی جانب لینے شروع کر دیے۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا اس کی جانب آ رہا تھا۔ مرحا نے بھی پیچھے دیکھے بغیر الٹے قدموں میں ہی بھاگنا شروع کر دیا، لیکن شاید آج قسمت میں اس کی موت بھی لکھی تھی۔ وہ 4 سیاح جو علامہ اقبال لائبریری دیکھنے آئے تھے، ان میں سے 2 تو لقمہ اجل بن چکے تھے اور تیسری اب بننے جا رہی تھی، محض اپنی غائب دماغی کی وجہ سے۔ بلیک شیڈو کو غصہ صرف اس وجہ سے آیا تھا کہ وہ اسے پہچان گئی تھی، اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ بلیک شیڈو کا شکار اور کوئی نہیں بلکہ وہ خود تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے ایک اندھی گلی کے موڑ پر جا پہنچی جہاں سامنے دیوار اور پیچھے موت تھی۔ مرحا نے خوفزدہ نظروں سے اپنے پیچھے دیکھا، وہ وہاں پہنچ چکا تھا۔ مرحا نے قدم پیچھے لینے شروع کیے، اس سے پہلے وہ زیادہ پیچھے جاتی بلیک شیڈو عین اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ٹھیک کہا ہے تم نے، اب تو میرا شکار میرے سامنے ہے اور مجھے روکنے والا بھی مر چکا ہے، تو اب میں دیر کیوں کروں اپنا پورا کام کرنے میں؟ اس نے کہتے ساتھ ہی خنجر کی تیز دھار خون آلود نوک مرحا کی رگ پر رکھی۔ اس خون آلود نوک پر راحت اور کومل کا خون موجود تھا۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی مرحا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بلیک شیڈو نے خنجر پر دباؤ ڈالا تو درد کی وجہ سے مرحا کو درد ہوئی، لیکن پھر بھی وہ ساکت رہ گئی۔ بلیک شیڈو جو اس کی بادامی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ رہا تھا اور اسے یوں اچانک ساکت ہوتا دیکھ کر وہ چونکا۔ اس نے خنجر دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور مرحا کا کندھا ہلایا، اور بس مرحا کا کندھا ہلانا ہی تھا کہ وہ اس کے شانے سے آ لگی۔ بلیک شیڈو نے چونک کر اس کو دیکھا جو اس کے شانے سے لگی کھڑی تھی۔ بساختہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر گیا، جیسے وہاں کافی عرصے بعد کوئی حرکت ہوئی ہو، جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول بیٹھا تھا اور آج اسے پھر سے دھڑکنے کی وجہ مل گئی ہو۔ اسے اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے مرحا کو دور کرنا چاہا، لیکن پھر اس کی نظریں دیوار پر لگے اس سریے پر گئی جو مرحا کی پیٹھ میں تقریباً آدھا دھس چکا تھا، اور بلیک شیڈو کے دل کو لگا کہ پھر سے دھڑک اٹھنے کی وجہ ختم ہو گئی ہو۔ ایکی، مجھے ابھی فوراً اٹلی جانا ہے۔ میرے پرائیویٹ جیٹ کو تیار کر کے جتنا جلدی ہو سکے فیصل آباد کے باہر سنسان بڑے پلے گراؤنڈ میں بھیجو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ بلیک شیڈو نے بغیر اگلے کی بات سنے اپنی بات کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر اپنے سامنے موجود اس لڑکی کو دیکھا جسے اس نے نہیں مارا تھا اور نہ وہ اسے مارنا چاہتا تھا، لیکن یہ سب کیسے ہو گیا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، یہ لڑکی شہنشاہ کی امانت تھی اور بلیک شیڈو امانت میں خیانت کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مرحا کو اٹھایا اور پھر رات کے اندھیرے میں ہوئلا پول لائٹ کی مدھم روشنی میں سنسان پڑے پلے گراؤنڈ کی جانب جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے اپنے ہاتھوں میں کچھ اٹھا رکھا تھا، لیکن دور سے دیکھنے پر یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی کا نیم مردہ وجود تھا۔ بلیک شیڈو کے کہنے کے مطابق آدھے گھنٹے سے پہلے وہ پرائیویٹ جیٹ کا انتظام تو نہیں کر سکا تھا، لیکن اسے ہیلی کاپٹر ضرور منگوایا تھا جو اب بلیک شیڈو کے سامنے اتر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھوں میں زندگی سے لڑتی لڑکی کو دیکھا، پھر تھوڑا سا جھکا، جیسے اندازہ لگانا چاہ رہا ہو کہ اس کی سانسیں تھم تو نہیں گئی، لیکن شاید قسمت اس پر مہربان تھی، وہ مدھم سانسیں لے رہی تھی۔ بلیک شیڈو نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور پھر وہ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو ہوا کے سپرد کر دیا۔ بلیک شیڈو نے ایک آخری الوداعی نگاہ فیصل آباد پہ ڈالی اور پھر کھڑکی کے آگے پردہ برابر کر دیا۔ باہر سے وہ ہیلی کاپٹر عام سا تھا، لیکن بھلا وہ بلیک شیڈو کا ہیلی کاپٹر ہوتے ہوئے عام سا ہو سکتا تھا؟ وہ پرسرار تھا، بالکل اپنے مالک کی طرح۔ باہر سے سیاہ رنگ کا دکھنے والا وہ ہیلی کاپٹر اندر سے کسی آرام دہ اپارٹمنٹ سے کم ہرگز نہیں تھا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک کیبن سا تھا جو یقیناً ہیلی کاپٹر کا اگلا حصہ تھا جہاں پائلٹ بیٹھے تھے۔ اس کیبن سے دائیں جانب دیکھیں تو ایک آرام دہ صوفہ کم بیڈ تھا جو بیک وقت صوفہ اور بیڈ دونوں کی طرح استعمال ہو سکتا تھا۔ اس کے بالکل ساتھ ایک چھوٹا سا کچن تھا جس میں ایک وقت میں ایک فرد بآسانی کھڑا ہو کر کھانا بنا سکتا تھا، اور اب بلیک شیڈو کپڑے بدل کر فریش ہو کر اس کچن میں کھڑا پاستا بنا رہا تھا۔
اور اس بائیں جانب ایک 40 سالہ خاتون بڑی سنجیدگی اور پروفیشنل انداز میں اپنا کام کرنے میں مصروف تھی۔ زخم کافی گہرا ہے سر۔ دفتن خاموشی کے تسلسل کو اسی 40 سالہ خاتون کی آواز نے توڑا۔ وہ خاموش کھڑا رہا جیسے جواب دینا نہیں چاہتا تھا۔ ہمیں اٹلی پہنچنے میں کافی وقت لگ جائے، اگر ہمیں ذرا سا بھی تاخیر ہوئی تو ان کی جان۔ کہتے کہتے وہ عورت رک گئی، جیسے اگلی بات پر کہیں اس کا سر دھڑ سے الگ نہ کر دیا جائے۔ پین میں چمچہ ہلاتے بلیک شیڈو کے ہاتھ بھی اسی کے اچانک خاموش ہو جانے پر رک گئے۔ وہ مڑا، کالے رنگ کی پینٹ پر کالی ہی رنگ کی ڈریس شرٹ پہنے، بازو کوہنیوں تک موڑے، ماتھے پر بکھرے بھورے بال اور سبز آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر سنجیدگی طاری کیے وہ 2 قدم اس عورت کی جانب بڑھا۔ آج پہلی دفعہ تھا جب کوئی بلیک شیڈو کو اپنے روبرو دیکھ رہا تھا، بغیر کسی پردے کے۔ ڈاکٹر فرینکلن الیگزینڈر، آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ بلیک شیڈو نے ایک نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے اپنی نظروں کا زاویہ صوفہ کم بیڈ پر بے سود پڑے وجود کی جانب پھیرا۔ زخم پر پٹی کی جا چکی تھی۔ وہ مریضوں والے نیلے لباس میں ملبوس تھی، چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ بلیک شیڈو نے دوبارہ چہرہ موڑ کر اس عورت کو دیکھا جو غالباً ڈاکٹر تھی، جیسے اسے اپنی بات مکمل کرنے کا کہہ رہا ہو رہا۔ وہ کچھ کہنے لگی، پھر چپ کر گئی۔ بولیں ڈاکٹر فرینکلن۔ اب کی بار اس نے ڈاکٹر کی ہلکی نیلی آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑتے ہوئے پرسرار اور برف جیسے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ ایسے تھا جیسے خون تک جما دے۔ اس کے کہنے پر ڈاکٹر فرینکلن نامی اس عورت نے اپنا خشک ہوتے ہوئے حلق کو تر کیا۔ اگر ہمیں ذرا سی بھی دیر ہوگی تو ان کی جان بچانا ممکن نہ ہوگا سر۔ اس ڈاکٹر نے جلدی جلدی میں ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کر کے اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر پتھر جیسی سختی آ چکی تھی، جو پہلے وہاں نہیں تھی۔ اس میں ساختہ قدم پیچھے کی جانب لیا۔ اگر تم اس کی نہیں جان بچا سکتی تو تمہیں بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے ڈاکٹر۔ بلیک شیڈو نے سلیب سے تیز دھار چھری اٹھاتے ہوئے بے رحمانہ انداز میں اپنی دائیں ہتھیلی پر پھیرتے ہوئے کہا۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کا علاج جتنا یہاں پر ممکن ہے کر دوں، بس آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں۔ فرینکلن نے ہلکی نیلی آنکھوں میں آتے آنسوں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے منت کرتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹکتا واپس اپنے پاستا کی جانب متوجہ ہو گیا جو تقریباً تیار ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے کیبنٹ سے 2 پلیٹیں نکالی اور ان میں پاستا نکالنے لگا۔ پھر ان میں کیچپ ڈالے وہ قدم قدم چلتا ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا، جو اسٹول پر بیٹھی مرحا کی نبض چیک کر رہی تھی، جو معمول پر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ کھا لیں پہلے، اس کے بعد مجھے یہ لڑکی صحیح سلامت چاہیے، جب تک ہم اٹلی پہنچ نہیں جاتے۔ اس کے بعد دیکھ لوں گا میں کیا کرنا ہے مجھے۔ وہ کہتا ہوا وہاں سے اٹھا اور ایک آخری بار مرحا کو دیکھا اور پائلٹ کی کیبن کی جانب بڑھ گیا، لیکن پائلٹ کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ اپنا سیاہ ماسک لگا چکا تھا۔ وہ ہر ایک پر اپنی اصلیت آشکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پاستا کی پلیٹ پائلٹ کی جانب بڑھائی، جس پر اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ پھر بلیک شیڈو نے اسے اس کی جگہ سے اٹھنے کا کہا۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے کندھے اچکاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بلیک شیڈو نے اس کی جگہ سنبھالی اور ہیلی کاپٹر اڑانے میں مشغول ہو گیا۔ وہ یہ کام بہت اطمینان سے کر رہا تھا، جیسے وہ یہ سب کرنے کا عادی ہو۔ ایک ہی سر نے بتایا نہیں کہ آپ کو ہیلی کاپٹر اڑانا بھی آتا ہے اور کھانا بنانا بھی؟ پائلٹ نے پاستا کا لقمہ حلق سے اتارتے ہوئے کافی ستائشی انداز میں کہا، جبکہ اس کی بات پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بلیک شیڈو کے لبوں کو چھو گئی۔ تمہارے ایک ہی سر نے تمہیں اور بھی بہت کچھ نہیں بتایا، تو جتنا تمہارے علم میں ہے اسے ہی اپنے حق میں بہتر سمجھو جیک۔ بلیک شیڈو نے اپنی مسکراتی سبز آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بڑے مصروف انداز میں کہا۔ دل ہی دل میں وہ کی کو 100 صلواتیں سنا چکا تھا۔ نہ جانے وہ ایک ہی نامی مخلوق اپنے ماتحتوں کو اس کے بارے میں کیا کیا بتاتا ہوگا۔ اس نے سوچ کر ہی جھرجھری لی اور پھر سامنے دیکھتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔